आज के वीडियो में हम देखेंगे द्विखाता पद्धति के अंतर्गत स्थायी संपत्तियों के पुनर्स्थापन का व्यवहार करते समय कुछ विशेष समायोजन कैसे किए जाएंगे और उनकी जनरल प्रविष्टियां कैसे की जाएंगी। जैसे मैंने यहाँ पे नोट्स को हाईलाइटेड किया हुआ है, कुछ विशेष बातें बताई हुई हैं। जैसे यदि रिप्लेसमेंट करते समय, पुनर्स्थापित करते समय यदि आपने पुरानी संपत्ति की कोई बची हुई सामग्री को हमने बेच दिया है या फिर रिप्लेसमेंट में काम में ले लिया है, तो उनका व्यवहार कैसे किया जाएगा। तो इसमें यदि हमने सामग्री को बेच दिया है तो उसकी बेचने की एंट्री कर दी जाएगी और बेची गई राशि से रेवेन्यू कॉस्ट को कम कर दिया जाएगा। इसी प्रकार यदि आपने पुरानी सामग्री को रिप्लेसमेंट में, पुनर्स्थापन में काम में ले लिया है, वह उससे भी आपकी रिप्लेसमेंट कॉस्ट को कम कर दिया जाएगा। एक बात और ध्यान रखनी है, यदि हमारा रिप्लेसमेंट इस प्रकार का है कि उससे हमारी क्षमता में वृद्धि हो जाती है, हमारी क्षमता ही पूरी बढ़ जाती है, तो जितनी प्रतिशत क्षमता में वृद्धि हुई है उतनी प्रतिशत के लिए खर्च की गई राशि को पूंजीगत ही माना जाएगा। शेष जो राशि बचेगी उसे हमें आयगत या पूंजीगत में बांट कर दिखाना है। अर्थात सपोज जैसे यहाँ पे कह रखा है कि आपने कोई 80 लाख से रिप्लेस किया है जिससे उसकी क्षमता बिल्कुल दुगनी हो गई है, तो चूंकि इसमें दूनी क्षमता में आधी क्षमता तो बिल्कुल नई क्षमता है, तो आधी जो कॉस्ट होगी वो तो कैपिटल कॉस्ट ही मानी जाएगी, यानी 40 लाख रुपए तो हमारे पूंजीगत ही माने जाएंगे। शेष 40 लाख का विभाजन हमें आयगत और पूंजीगत में करके दिखाना होगा। तो इन कुछ बातों को हमें ध्यान रखना है जनरल एंट्रीज करते समय। जनरल एंट्रीज कैसे की जाएंगी? फर्स्ट, जब भी हम नई संपत्ति की कोई राशि खर्च करेंगे तो हमने उसको रेवेन्यू में और कैपिटल में बांट दिया होगा, तो कैपिटल अमाउंट से हमारी एंट्री बनेगी वर्क्स अकाउंट डेबिट। जो रेवेन्यू कॉस्ट है वो आएगा हमारा रिप्लेसमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, जितना वास्तव में हमने खर्च किया है। इस एंट्री में यदि कोई हमने पुरानी सामग्री वापस इस रिप्लेसमेंट में काम में ली है तो वो फर्स्ट एंट्री में बैंक में से और वर्क्स में से हटा के दिखाई जाएगी। यदि पुरानी सामग्री को आपने बेच दिया है नकद में तो हमारी एंट्री बन जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू रिप्लेसमेंट अकाउंट। यदि हमने संपत्ति के निर्माण में रीयूज की है पुरानी सामग्री तो हमारी एंट्री बन जाएगी वर्क्स अकाउंट डेबिट टू रिप्लेसमेंट अकाउंट। यानी रिप्लेसमेंट कॉस्ट कम होगी, यदि हमने बेचा है तो भी बेचने पर हमारे हाथ में कैश आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और रीयूज किया है तो हमारी नई संपत्ति में काम आ गया तो वर्क्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा। ये फर्स्ट 3 एंट्रीज होने के बाद रिप्लेसमेंट का जो भी बैलेंस बचता है उसे हम रेवेन्यू अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, तो हमारी एंट्री बन जाएगी रेवेन्यू अकाउंट डेबिट टू रिप्लेसमेंट अकाउंट। यदि आपने पूरी राशि रिप्लेसमेंट पे ही खर्च की है, यानी हमारी कोई रेवेन्यू कॉस्ट नहीं है, सिर्फ कैपिटल कॉस्ट ही है, तो हमारी एंट्री बन जाएगी वर्क्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। एग्जाम्पल लेके हम देखते हैं कि जनरल एंट्रीज कैसे करेंगे। एक गैस कंपनी अपने कारखाने का 6 लाख रुपए पर पुनर्निर्माण करती है। कारखाने को, जिसकी मूल लागत 24 लाख रुपए थी, पूर्ण रूप से पुनर्स्थापित किया गया। नए कारखाने को बनाने में 2 लाख रुपए की पुरानी सामग्री प्रयुक्त की गई तथा कुछ पुरानी सामग्री को 80,000 रुपए में बेचा गया। सामग्री, श्रम एवं उपरिव्यय में उस समय की तुलना में जबकि पुराना कारखाना बनाया गया था क्रमशः 100%, 50% और 25% की वृद्धि हुई है। सामग्री, श्रम और उपरिव्ययों का अनुपात 6:3:1 लिया जा सकता है। हमें आवश्यक जनरल प्रविष्टियां करनी है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते समय सबसे पहले तो हम ज्ञात करेंगे कि इसमें किए गए खर्चे में कितना हिस्सा हमारा रेवेन्यू कॉस्ट का है और कितना हिस्सा हमारा कैपिटल कॉस्ट का है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे कैलकुलेशन ऑफ रेवेन्यू कॉस्ट। इसमें टोटल कॉस्ट हमारी है 24 लाख रुपए की, जिसे हमें मटेरियल, लेबर और ओवरहेड्स में बांटना है। तो इसमें हमारा मटेरियल है, इसका अनुपात है 6/10।
14,40,000। इसमें इंक्रीज हुआ है हमारा 100%। 14,40,000। तो हमारी टोटल कॉस्ट आ जाएगी मटेरियल की 28,80,000। इसी प्रकार हमारी लेबर का रेशियो है 3/10। 24 लाख इंटू 3/10, ये हमारा आ जाएगा 7,20,000। एट इंक्रीज है हमारा लेबर में 50%। ये हमारा आ जाएगा 10,80,000। ऐसे ही ओवरहेड कॉस्ट हमारी आ रही है, इसका अनुपात है 1/10। ऐड कर देंगे हम इंक्रीज 25%, यानी 60,000। ये हमारा आ जाएगा 3 लाख रुपीज। टोटल रेवेन्यू कॉस्ट जिसको हम करंट कॉस्ट भी बोल सकते हैं, यहाँ पर आ जाएगी हमारी 42,60,000। हम निकालेंगे कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल कॉस्ट। कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ वर्क्स, हमारा टोटल जो वर्क्स के कॉस्ट आई है वो थी हमारी 60 लाख। इसमें से हम लेस कर देंगे रेवेन्यू कॉस्ट जो हमने अभी भी फाइंड आउट की है, जो आ रही थी हमारी 42,60,000। तो बाकी बची भी हमारी आ जाएगी कैपिटल कॉस्ट। कैपिटल कॉस्ट को हम वर्क के नाम से दिखाते हैं, रेवेन्यू कॉस्ट को हम रेवेन्यू के नाम से दिखाते हैं, रिप्लेसमेंट के नाम से। ये आ जाएगी हमारी 17,40,000। देखिए चलो एंट्रीज कैसे करेंगे हम। फर्स्ट एंट्री बनेगी हमारी कॉस्ट चार्ज करने की। कैपिटल कॉस्ट आएगी वर्क्स के नाम से, वर्क्स अकाउंट डेबिट। रेवेन्यू कॉस्ट आएगी रिप्लेसमेंट के नाम से, रिप्लेसमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब ये ध्यान रखना है जो पैसा हमने रीयूज किया, जो पुराना मटेरियल जो हमने रीयूज किया वो फर्स्ट एंट्री में इंक्लूड नहीं होगा। जितना भी रीयूज किया है उसे हम, क्योंकि उतना हमने नया नहीं खरीदा है तो उतना हमने पेमेंट कम किया होगा, तो उसी अमाउंट से हमारा बैंक कम हो जाएगा, उसी अमाउंट से हमारा वर्क्स कम हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपने 2 लाख रुपए की पुरानी सामग्री काम में ली है और 80,000 की सामग्री को अपन ने बेच दिया है। ये हमारा आ जाएगा वर्क्स।
हमारा आ रहा है 17,40,000, 2 लाख का हमने रीयूज किया है तो ये हमारा आ जाएगा 15,40,000। रिप्लेसमेंट कॉस्ट है हमारी 42,60,000, तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी यहाँ पर हमारी 58 lakhs। मटेरियल जो हमने रीयूज किया है उससे हमारी एंट्री बन जाएगी वर्क्स अकाउंट डेबिट टू रिप्लेसमेंट अकाउंट, रिप्लेसमेंट अकाउंट। जो सामग्री हमने बेच दी है वो भी रिप्लेसमेंट से चार्ज होगी, और वो अपना उतना बेचा है उतना कैश हमारे हाथ में आ जाएगा, तो हमारा बैंक अकाउंट हो जाएगा डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि हम बेच रहे हैं तो कैश हमारे हाथ में आ रहा है, टू रिप्लेसमेंट, रिप्लेसमेंट अकाउंट 80,000, 80,000। अब रिप्लेसमेंट तीनों एंट्रीज के बाद रिप्लेसमेंट का जो भी बैलेंस बचेगा उसको हम चार्ज कर देंगे रेवेन्यू अकाउंट में। तो यहाँ पर रिप्लेसमेंट डेबिट हो रहा है 42,60,000 से और क्रेडिट हो रहा है 2,80,000 से। रिमेनिंग बैलेंस हमारा बचेगा 42,60,000 माइनस 2,00,000 माइनस 80,000, तो बैलेंस हमारा बच जाएगा 39,80,000। इससे हमारी बन जाएगी लास्ट एंट्री रेवेन्यू अकाउंट डेबिट टू रिप्लेसमेंट अकाउंट। $39,80,000 ये हमारी एंट्रीज बनेगी। किसी भी डबल अकाउंटिंग सिस्टम में जब भी हम किसी